कक्षा 7 हमारी दुनिया भाग 2 ये क्लास 7th का एनसीईआरटी सोशल साइंस विषय का ये हमारी दुनिया पार्ट है। हम जानेंगे इसका चौथा चैप्टर वायुमंडल एवं इसका संगठन। इस चैप्टर में हम ये पूरे चैप्टर आपको समझाने वाले हैं और इसका प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगली वीडियो आपको चाहिए तो। देखिए, सबसे पहले वायुमंडल के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर समझिएगा वायुमंडल के बारे में क्या क्या है, धीरे धीरे हम सारी चीज़ को समझेंगे। देखिए, वायु हवा क्या है? सांस लेने के लिए वायु आवश्यक है जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अगर हम नाक बंद कर लेंगे तो वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे कि ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी से सूरज की किरणें आ रही है और टकरा करके ये परिवर्तित किरण हो रही है, लेकिन आ बहुत रही है, जा कम रही है। तो कुछ हानिकारक किरणें क्या होती है? टकरा करके वापस लौट जाती है। इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। देखिए, धरातल से ऊपर, धरती से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है ऊपर में। ठीक है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब वायुमंडल जो है, वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। समझ गए? वायुमंडल हमारी जीवनदायी वायु तो प्रदान करती ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी है। जीवनदायी वायु मतलब ऑक्सीजन भी देता है और पृथ्वी पर जितने भी सजीव रहते हैं, जीव रहते हैं, उसको सुरक्षा भी करता है। अब देखिए, सुरक्षा कैसे करता है समझिए। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। अब सूरज से प्रकाश आता है, पृथ्वी से टकरा करके वापस जब जाता है तो वायुमंडल कुछ किरण को रोक लेता है, बाकी को जाने देता है, जिससे हमारे यहाँ का तापमान नॉर्मल रहता है, रहने योग्य होता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने से अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। अगर तुरंत परावर्तित होकर चली जाएगी तो पृथ्वी क्या होगा? जम जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाती है, इसके कारण पृथ्वी पर तापमान रहने लायक रहता है। जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। सही बात है। अब कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती है। आसमान में जाती है तो बादल के कारण रास्ता में ही सूर्य की किरणें रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। अब हमारा वातावरण गर्म हो जाता है सूर्य, इसलिए हमको अधिक गर्मी लगती है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुँचती है तो पहले पर्वत पर पहुँचती है, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। यह वायुमंडल या जो होता है, वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। वायुमंडल ऊपर से नहीं, नीचे से। अब सूरज का किरण जब पर्वत पर पड़ेगा तो पर्वत को गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा वायुमंडल नीचे से गर्म होना शुरू होता है, धरती पर से नहीं कि ऊपर से। जब धरती का ठोस धरातल जैसे कि मिट्टी, जो भी पदार्थ हैं, गर्म होता है तो उसके संपर्क में उससे सटने वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। अब नीचे से गर्मी ऊपर जाता है और जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो गर्मी कम हो जाती है। ऊपर में गर्मी क्या होता है? धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि गर्मी नीचे से लगना शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, जब मुंह से हवा भरते हैं हम लोग गुब्बारे में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुब्बारा में भर जाता है, और जबकि गैस वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्का, हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से हल्का है, इसीलिए गैस वाले गुब्बारे ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाले गुब्बारे ऊपर नहीं उठते। देखिए, वायुमंडल में गैसों का वितरण। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78.03% है, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। सोचिए, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01% है।
तो समझिए ऑक्सीजन 20.99% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो इतना नुकसान हो रहा है। इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो इतना गर्मी हो जाएगा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। अब संघनन क्या है? तो वह प्रक्रिया है संघनन जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिन्हें बाद में वर्षण होती है, और यही संघनन कहलाता है। देखिए, वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78.03% है, जबकि ऑक्सीजन 20.9% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं, जो सघन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धूलकण पाए जाते हैं, जो धूलकण वायुमंडल में हमेशा उड़ते रहते हैं, ठीक है, जो सघन प्रक्रिया में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। अब पेड़ पौधा भोजन बनाता है, उसी क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है और हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, और पेड़ पौधा भोजन बनाकर खुद जीवित रहता है, तब जाके हम लोग पेड़ पौधा से ही भोजन प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा जो है हम लोगों को जीवन प्रदान करता है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है। अब दीर्घ तरंग क्या करती है? दीर्घ तरंग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस आराम से सोख लेती है। अब समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर सोख लेगी और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उस दीर्घ तरंग को सोखती है तो पृथ्वी पर गर्मी बना रहता है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो गई रही है। आधुनिक शैली का मतलब कि आजकल हमारा जो लाइफ स्टाइल है, इसमें इतना हम लोग आधुनिकीकरण कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हो रही है। अधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। इसी कारण भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है और जलवायु की दशाओं में भी परिवर्तन नज़र आ रहा है तथा भूमंडलीय तापन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, जिससे ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। अब बर्फ पिघलेगा तो समुद्र में पानी बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्र में जल स्तर बढ़ जाता है, जहाँ पर नदी समुद्र तट है, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, वहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। अब अगर गर्मी पड़ेगी तो समुद्र का जल बढ़ेगा, जिससे जो लोग तट के किनारे रहते हैं, द्वीप पर रहते हैं, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे वातावरण परिवर्तन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, और कुछ जीव, कुछ पेड़ पौधे लुप्त हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। देखिए, ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। खेती करने के लिए जो तापमान चाहिए उसकी कमी रहती है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरण प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती, और यह ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। अब सोच लीजिए, जहाँ पर ठंडा प्रदेश है वहाँ पर ऐसा काम किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे वहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं खेती करके। देखिए, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल का विस्तार है। साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। वायुमंडल के ताप और दाब बदलते रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। 5 परत कौन कौन? देखिए, एक है क्षोभ मंडल, जो सबसे नीचे रहता है। समताप मंडल, उससे ऊपर मध्यमंडल, उससे ऊपर वायुमंडल, उससे ऊपर और वायुमंडल जो होता है सबसे ऊपर होता है। आप इस चित्र से इसको समझ सकते हैं। छोटा सा एक चित्र है, ध्यान दीजिएगा। यह है क्षोभ मंडल, जो उत्तरी ध्रुव, और यह है विषुवत रेखा। यहाँ से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरा में समताप मंडल आता है, और 50 से 80 के दायरा में मध्यमंडल आता है, जहाँ से उल्का दिखाई देता है। अब देखिए, अगला 80 से 450 किलोमीटर जिसको उष्ण मंडल बोलते हैं, जिसको आयन मंडल भी बोला जाता है, और 450 से 1000 किलोमीटर को वायुमंडल बोलते हैं, जहाँ पर पृथ्वी से कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है, जहाँ से भारत और विदेश के बहुत सारे देशों ने भेजा है।
देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है वायुमंडल की, ठीक है। मौसम संबंधित परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं, इसी मंडल में मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अब देखिए आगे, क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम। ध्रुवीय क्षेत्र कम, विषुवतीय में अधिक होती है। यहाँ जलवाष्प एवं धूलकण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं और इसके ऊपर समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर में समताप मंडल है। अब समताप मंडल क्या है समझिए। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव ये मतलब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है, रुका रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत पाया जाता है और क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है और इसी मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। कौन में? समताप मंडल में। आगे है मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुँच नहीं पाते, जिस कारण से हम लोग बच जाते हैं। आयन मंडल या बाह्य मंडल। देखिए, वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। वायुमंडल कितना तक फैला हुआ है? 80 से 400 तक। देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल है। यह वायु की पतली परत होती है। यह हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है, ठीक है। तो ये हो गया बहिमंडल। तुमने मंडल के बारे में जाना, कुल मिलाकर आपका चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, सही विकल्प को चुनें। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? तो सांस लेना क्यों कठिन होता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है? नहीं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है? नहीं। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा तो सांस लेने में कठिनाई नहीं होगा। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम जाती है? ये भी नहीं होगा। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तब तो सांस लेने में दिक्कत होती है। पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो पहले वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 20.99 है, ठीक है, 20.99% है। वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। रेडियो तरंगें किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो वायुमंडल। देखिए, समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। हल्की गैस हीलियम, हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती है, हल्का गैस है। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडल में सबसे अधिक डैश गैस पाई जाती है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तापमान बढ़ने से डैश के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो समुद्र में। सब बात अभी आप पढ़े थे। डैश गैस को ग्रीन हाउस कहते हैं, तो ग्रीन हाउस कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। अब आगे है टोटल 8 प्रश्न। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखाइए। बहुत गजब क्वेश्चन है, आप लाइक कर दीजिए। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक अदृश्य आवरण पाया जाता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब वायुमंडल का हम गैसों के घटक को वृत्त द्वारा समझेंगे। तो इसमें आप बिल्कुल देख रहे हैं, ये पूरे वायुमंडल का 100% चित्र लिया गया है, जिसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न प्रकार के गैसों को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस को समझाइए। इसका उत्तर होगा, ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को ह्रासित होने से बचाया जा सके, मतलब खत्म होने से, ह्रासित होने से, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है, पौधे लगाए जाते हैं। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन उससे निकल नहीं पाता। इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। समझ गए? अंदर धूप गया लेकिन बाहर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे?
अब ये क्वेश्चन तो आप भी सुनकर शौक हो जाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जरूरी है। तो समझते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए प्राण वायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा, और उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है, किसी एक मंडल के ना होने से क्या कठिनाइयाँ होगी, लिखिए। समझते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा, सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है, अपना अपना कार्य है। एक मंडल के काम को कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता, अतः किसी एक मंडल के भी न रहने से संभव है जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए, जिससे मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाए या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किसी एक मंडल के नहीं रहने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई न कोई कठिनाई अवश्य होगी। मतलब समझिए, हर मंडल की ज़रूरी है, आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? तो समझते हैं इसका उत्तर। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, यह निम्नलिखित बातों से पता चलता है। पहले, पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों और जमे बर्फ तो पिघलते ही हैं, ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलने लगते हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जलस्तर बढ़ते जाता है। ये फल होता है कि समुद्रों के बीच बसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं, वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि तापमान बढ़ने से जीवन खतरे में आ सकता है। अगला प्रश्न आपका है, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुँचती है, पता कीजिए। तो उत्तर होगा, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग बाह्य मंडल से होकर पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी की तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न और गांव-गांव तक मोबाइल फ़ोन पहुंच गए हैं, तब जाकर हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ के लिए मंडल की आवश्यकता है। 7वां प्रश्न है, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस कारण वहाँ वनस्पति नहीं उग पाती है, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जी उगा ली जाती है। यदि हाउस मतलब मकान बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। मतलब ग्रीन हाउस जो बनता है अगर बड़ा हो तो अनाज, मक्के, गेहूँ, चावल उपजाया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? तो समझते हैं इसका उत्तर। ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में एक खतरनाक किरण पराबैंगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। लेकिन गनीमत है कि इस खतरनाक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते ओजोन परत पर खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण है कि हम धड़ल्ले से ऐसे वाहनों और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं जिनसे निकली गैसें ओजोन परत को नष्ट करने पर उतारू है। अतः उसे बचाने के लिए हमें इन खनिज तेल चलित वाहनों तथा सुविधा देने वाले उपकरणों का उपयोग कम करना चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। तो हमने ये सारे प्रश्न उत्तर और इस चैप्टर को इस वीडियो में समझा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ये चौथा चैप्टर था, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे 5वां चैप्टर, बिन पानी सब शून्य। बहुत अच्छा चैप्टर है। धीरे धीरे आपके सारे विषय की ओर हम चल रहे हैं। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, आपके काम का वीडियोस आते रहता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।